गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कि जो बाल विकास होता है उस बाल विकास को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों को सिद्धांतों ने दो भागों में विभाजित किया है, यानी कि जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक होता है आंतरिक कारक और एक होता है बाह्य कारक, यानी इंटरनल फैक्टर, जिसको हम इंग्लिश में इंटरनल फैक्टर बोलते हैं, और एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले विकास को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। एक होता है इंटरनल कारक यानी कि इंटरनल फैक्टर, और एक होता है आउटर फैक्टर। चलो अब आते हैं हम इंटरनल फैक्टर की ओर। इंटरनल फैक्टर क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, वह इंटरनल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर में क्या होगा, जो इंटरनल फैक्टर होता है ये इंटरनल फैक्टर बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। देखो, जो बच्चे के अंदर जो विकास होता है उस विकास को ये जो इंटरनल फैक्टर होते हैं ये बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। यानी कि एक बच्चे के अंदर अगर कुछ इंटरनल खराबी आ जाती है, यानी कि उसके अंदर कुछ कमी आ जाती है, और उस कमी की वजह से उसका जो विकास होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। आंतरिक कारक निम्न प्रकार से है। आंतरिक कारक निम्न प्रकार से यानी कि जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं, और प्रभावित करने में इनका जो है तो महत्वपूर्ण आधार होता है। और ये महत्वपूर्ण आधार क्या होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आंतरिक कारक में आता है वंशानुगत कारक। बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके आनुवंशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब वंशानुगत मीन्स जो हेरिडिटी होती है, यानी कि अगर एक बच्चा है उसके अगर जो आंखें हैं उन आँखों के अंदर जो है तो जैसा हम बोलते हैं ना गारुली आँखें होती हैं, या फिर जो है तो एक बच्चा है जो बहुत ही अच्छा तंदुरुस्त है, तो वो वंशानुगत तरीके से होता है। यानी कि पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स से वो सिस्टम उस बच्चे में आ जाता है। या चाहे पेरेंट्स है उनकी हाइट ज़्यादा है तो हो सकता है कि जो बच्चा रहेगा, जो बालक रहेगा, उसकी भी हाइट ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि एक पेरेंट्स है जो रंग रूप के अंदर जो है तो सुंदर दिखते हैं, तो उनके बच्चे भी सुंदर हो सकते हैं। तो ये वंशानुगत कारक होते हैं। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि और विकास को भी प्रभावित करते हैं। देखो कि जो बालक होता है, बालक के जो आनुवंशिक गुण होते हैं, जो आनुवंशिक गुण हो गए, ये आनुवंशिक गुण क्या करेंगे, उस जो बालक है उस बालक के विकास को क्या करेंगे, प्रभावित करते हैं। दूसरा जो कारक है हमारा वो है शारीरिक कारक। कौन सा कारक? शारीरिक कारक। जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमज़ोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही दुबले पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, बीमार रहते हैं, यानी कि उनका जो इम्यूनिटी पावर होता है वो कम होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आने से वो जल्दी क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और इस बीमारी की वजह से या इस कमज़ोरी की वजह से उनका जो विकास होता है वो अन्य बच्चों के विकास की तुलना में कम होता है। शारीरिक कमियों की स्वास्थ्य पर ही नहीं आपितु वृद्धि और विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखो, अभी शारीरिक अंग के अंदर अगर कुछ कमियां आ गई, यानी कि मान लो कि अच्छे से विकास नहीं हो पाया, अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो इसका जो है प्रभाव किस पर पड़ेगा, तो इसका जो प्रभाव होता है वो वृद्धि और विकास पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? वृद्धि और विकास पर पड़ता है। कई बार किसी दुर्घटना के कारण भी शरीर को क्षति पहुंचती है, और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बालक होते हैं उनके साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है। जैसे कि मान लो कि एक बालक है, वो छोटा है, वो अगर खेल रहा है किसी सीढ़िया पर, और सीढ़िया पर से खेलते खेलते अगर वो गिर जाता है, तो गिरने की वजह से मान लो कि उसके सर में चोट लग गई और उसको कुछ क्षति पहुँच गई, तो उस क्षति की वजह से भी उसका जो विकास होगा वो विकास क्या हो जाएगा, जो है तो कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं होगा, और विकास जो है तो रुक जाएगा, और ये उस गिरने का जो प्रभाव है उसके विकास पर पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं बुद्धि को अधिगम की योग्यता, यानी कि सीखने की योग्यता, समायोजन योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखो, जो बुद्धि होती है
इस बुद्धि के अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये बुद्धि हमें क्या करती है, हमें सिखाती है कि किस तरह से समाज के अंदर हमको समायोजन होना है, किस तरह से कौन से टाइम में कौन सा निर्णय लेना है, यानी कि निर्णय लेने की क्षमता ये हमारे बुद्धि के अंदर होती है। और ये सारा जो है तो योग्यता जो है तो बुद्धि से हमें मिलती है। अगर जिसका IQ लेवल जितना फास्ट होगा वो उसी तरह से क्या करेगा, उतनी ही जल्दी निर्णय लेने की क्षमता वो रखता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम सिखाते टाइम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्या होता है, फास्ट समझ में आ जाता है। जो हम सिखाते हैं वो फास्टली वो क्या कर लेते हैं, उसको गेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो वो उनकी जो बुद्धि होती है, उसकी जो सीखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है, अधिक होती है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है, उसी प्रकार उसका मानसिक विकास भी तीव्र गति से होगा। मान लो कि एक बालक है, उस बालक का जो सीखने की जो गति है, वो सीखने की गति कैसी है, अधिक है। यानी कि वो जो चीज़ उसे पढ़ाई जाती है वो चीज़ वो क्या कर लेता है, जल्दी सीख लेता है, जल्दी क्या कर लेता है, सीख लेता है। और सीखने की वजह से उसका जो विकास होता है वो विकास भी, यानी कि कौन सा विकास, मानसिक विकास तीव्र गति से होगा। ठीक है, तीव्र गति से उसका मानसिक विकास होगा। उसके बाद बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने आप को किस तरह समायोजित करता है, ये उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। देखो, जो बालक होता है, अब उसके अंदर अगर बुद्धि फास्ट है, यानी कि वो उसकी जो एक IQ लेवल अच्छा है, तो ये किस तरह अपने परिवार, जो आसपास का जो समाज है, उस समाज, जो विद्यालय में वो पढ़ने जाएगा, तो वो विद्यालय के अंदर वो अपने आप को किस तरह से एडजस्टमेंट करता है। क्योंकि वातावरण के अंदर जो एटमॉस्फेयर अपने ये होता है, इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट के अंदर सब लोगों का जो है तो इन्वॉल्यूशन होता है, अलग अलग समाज के अलग अलग जो है तो लोग होते हैं। उस तरह से वो अपने आप को किस तरह से उस समाज में, उस विद्यालय में, उस परिवार में अपने आप को समायोजित करता है, ये किस पे निर्भर करता है, तो ये इसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। प्लीज़ आगे चलने से पहले आपसे एक हॉनेबल रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे मोटिवेशन को प्लीज़ इंक्रीज़ करें। आप कमेंट करें और अपने दोस्तों के अंदर भी इस वीडियोस को क्या करें, शेयर करें। चलो आगे आते हैं हम। आगे हम देखते हैं कि जो संवेगात्मक कारक होते हैं, पहला कारक कौन सा था, पहला कारक हमने देखा, पहला जो कारक है वह वंशानुगत कारक हमने देखा, दूसरा शारीरिक कारक हमने देखा। उसके बाद जो है तो शारीरिक कारक में हमने फिर एक बुद्धि का विकास वो देखा कारक, और एक है संवेगात्मक कारक यानी कि इमोशन। संवेगात्मक कारक, बालक में जिस प्रकार के संवेगों यानी कि भाव यानी कि इमोशंस का जिस रूप से विकास होगा, वो उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। देखो कि अगर एक बालक है, उस बालक के अंदर जो इमोशंस आते हैं, वो उस इमोशंस का अगर विकास अच्छे से हो रहा है, अगर विकास अच्छे से हो रहा है, जो इमोशंस उसके अंदर क्रिएट हो गए, एक बालक के अंदर जो इमोशंस अगर अच्छे से क्रिएट हो गए, तो वो क्रिएट होने के बाद वो क्या करेगा, समाज के अंदर सामाजिक, मानसिक, नैतिक और शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इमोशंस अच्छे हो गए तो इन सारे चीज़ों के अंदर उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर उसके इमोशंस नहीं आ रहे बच्चे के अंदर, सोचने की क्षमता उसके अंदर कम है, उसके अंदर बुद्धि जो है, IQ जो है उसकी लेवल कम है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर उसके अंदर इमोशंस भी उतने नहीं आएंगे, और इमोशन नहीं आने की वजह से क्या होगा, उसके मानसिक विकास पे, उसके नैतिक, शारीरिक, भाषा संबंधी जो विकास रहेगा उसको क्या कर लेगा, ये पूरी तरह से प्रभावित करता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है, यानी कि कोई बालक है वो हमेशा क्रोधित रहता है, आप उसे कुछ बोलने जाओ वो हमें फटकर चिढ़ जाता है, यानी कि आप उसे कोई चीज़ देने जाओ तो अगर आप उसको बोलो कि बेटा ये काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो काम करने लग जाता है, तो ऐसे बालक के अंदर इमोशंस कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है, अथवा यदि उसमें ईर्ष्या और वमनस्यता की भावना अधिक होती है, तो उसके विकास की प्रक्रिया पर सबका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। देखो, ऐसे जो बालक होते हैं जो संवेगात्मक रूप से असंतुलित होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो है तो इमोशंस या जो है तो संवेगात्मकता अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है, तो वो बालक जो है तो पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं देते। फलस्वरूप इनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है, जिसकी वजह से इसका कौन सा विकास, मानसिक विकास भी क्या होता है, प्रभावित होता है। ठीक है,
तो आज के सेशन में हमने देखा कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। उसमें एक आंतरिक कारक होता है, उसके साथ साथ में एक आंतरिक कारक के अंदर जो है तो फिर उसके कुछ प्रकार दिए हुए हैं, जैसे कि वंशानुगत कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, उसके साथ साथ में संवेगात्मक कारक इत्यादि। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की विकास में बाधा डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं और इस सेशन को हम यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।